हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? अक्षय, शुभम, तो मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस और मैम, आ रही है आपकी आवाज़। बाकी के बच्चे कहाँ है? बस आज तो ये चंदन ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कितनी बार ज्वाइन कर चुका है ये। आ रहा है, मैं आ रहे होंगे मैम। 10 6 6। कितने आ रहे हैं? मैं तो वही देख रही हूँ, आप लोग आते ही नहीं हो क्लास में। बस दो चार हैं जो रेगुलर आते हैं, बाकी के बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। हेलो, शुभम, शुभम। यस मैम। हाँ जी, कल कहाँ थे? मैम कल हॉस्पिटल गया था मैम। क्या हो गया? मैम गैंग्लियन हो रखा है मैम हाथ में। हाँ जी, सॉरी। मैम गैंग्लियन हो रखा है हाथ में। अच्छा। ये आप खुल के मिलिए। एक सेकेंड। एक सेकेंड, तो मैं शेयर कर रही हूँ स्लाइड में। ध्यान वो रखा है क्या? एक सेकेंड बेटा, ये ना कुछ वो हो गया, हैंग सा हो गया। मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपको स्क्रीन में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ फोर्थ यूनिट का भी है और कुछ फिफ्थ यूनिट का भी है, ठीक है। तो जो फोर्थ यूनिट में है वो बेसिकली क्या है कि जो मशीन गार्डिंग सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे अब हैवी मशीन जहाँ पे भी लगे हुए हैं, या जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल्स लगे होते हैं, तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गार्डिंग, गार्डिंग क्यों जरूरी है। जहाँ जैसे हैवी फैन, बॉयलर वगैरह चलते हैं, तो वहां पे भी क्या होती है, एक प्रॉपर गार्डिंग होती है। तो गार्डिंग क्यों नेसेसरी है, नीड क्यों है, ठीक है, फोर्थ यूनिट में जो है हमारा, ठीक है। और उसके बाद कैसे करते हैं, प्रिवेंट कैसे करते हैं, क्या क्या मेजर स्टेप्स होते हैं सेफ्टी। गार्डिंग के टाइप्स, कितने गार्डिंग के टाइप्स हैं, मैकेनिकल गार्डिंग क्या होती है। उसके बाद आ जाता है आपका कि हेजार्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हेजार्ड्स हम पढ़ते हैं ना कि हेजार्ड्स हैं, एक्सीडेंट किसकी वजह से हो रहे हैं, हेजार्ड्स की वजह से। तो जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में जो हेजार्ड्स हैं, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। इंडस्ट्री में जो हेजार्ड्स हैं, तो कितने टाइप्स के हेजार्ड्स हो सकते हैं, बता सकते हो? कौन कौन से हेजार्ड्स हो सकते हैं, पॉसिबल है इंडस्ट्री में? हेलो, अब बोलोगे या मैं फिर मैं ही बोलती हूँ, ये बताओ। अक्षय और शुभम, कितने टाइप्स के हैजार्ड्स हो सकते हैं अगर हम डिफाइन करें, तो इंडस्ट्री में कितने टाइप्स के हैजार्ड्स हो सकते हैं जिसको कि हम डिफाइन कर सकते हैं? अक्षय, यस मैम, यस मैम। हाँ बताओ भाई। वो वो हो सकते हैं मैम आपके बहुत सारे टाइप्स के। हाँ, बहुत सारे हो सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे, नॉर्मली कौन कौन से हैजार्ड्स हम डिफाइन कैसे करते हैं? बहुत सारे तो हैं, पर कौन कौन से होंगे ये बताओ। जैसे इंजरी होगी किसी की। नहीं तो इंजरी तो कैसे, किस रीजन, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि किस रीजन से, टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स पूछ रही हूँ ना। हैजार्ड तो सब इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं,
तो कितने टाइप्स के हैजार्ड्स हो सकते हैं? मैंने एक दिन मैम 5 टाइप्स के, फिजिकल हाँ बताओ। हैजार्ड, सेफ्टी हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, हाँ कहीं से मिल गया, चलो ठीक है। बायोलॉजिकल तो हैजार्ड। हाँ, तो जो हैजार्ड्स आते हैं बेसिकली, सबसे पहला आता है कि जो इंडस्ट्री में हैजार्ड्स क्या हो गए कि जिसकी वजह से आपका क्या हो, इंजरी हो। ठीक है, तो इंजरी अगर हो रही है तो किस वजह से हो रही है ना? अभी अगर केमिकल के फैक्ट्री की बात करें तो वहां पे कौन किस टाइप्स के हैजार्ड्स होंगे? केमिकल हैजार्ड्स होंगे, है ना। इलेक्ट्रिक, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होंगे? इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स जो है वो आपको मैकेनिकल में भी हो सकते हैं, जो मैकेनिकल इंडस्ट्री है उस हाँ ठीक है। तो बेसिकली जब हम हैजार्ड्स को क्लासिफाई करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के हैजार्ड्स आपके क्या होते हैं, इंडस्ट्री में अवेलेबल होते हैं। थोड़ा धीरे, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है फिजिकल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड में क्या आएगा, जैसे कि किसी भी कहीं पे भी फिजिकल कंडीशंस की वजह से कोई हैजार्ड, है ना। फिजिकल कंडीशन जैसे आपका या तो इन्वायरमेंट होगा, है ना, कि हीट बहुत ज्यादा हो रही है या कोल्ड बहुत ज्यादा है ना। इस तरह से जो भी हैजार्ड्स प्रोड्यूस होते हैं दैट आर दे आर कॉल्ड फिजिकल हैजार्ड। केमिकल हैजार्ड हो गई केमिकल्स से रिलेटेड, है ना। केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू जो भी हैजार्ड्स प्रोड्यूस होंगे दे आर कॉल्ड केमिकल हैजार्ड। बायोलॉजिकल हैजार्ड्स हो गए कि बायो प्रोडक्ट कहीं पे भी जो भी बन रही है वहां पे जिस तरह के हैजार्ड्स होंगे उसको हम बायोलॉजिकल हैजार्ड्स कहेंगे। ठीक है। मैकेनिकल में जैसे ऑटोमेशन का है कि वहाँ क्या क्या हो सकते हैं, है ना। जैसे फैन चल रहा है, अगर किसी कोई भी बाई चांस बाय मिस्टेक वहां पे कोई चला जाता है और उससे उसकी इंजरी हो जाती है, तो दैट इज मैकेनिकल पार्ट्स की वजह से, जो रोटेटिंग पार्ट है आपकी किसी भी मशीन की, उन सब चीजों की वजह से जो भी हैजार्ड्स होंगी वो आपका क्या होगा, मैकेनिकल हैजार्ड। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, है ना, जो हम करेंट वोल्टेज ये सब यूज कर रहे हैं, जो पावर सप्लाई हमारे आ रही है, उनकी वजह से अगर कोई हैजार्ड्स हो रही है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। जैसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गई, तो शॉर्ट सर्किट होके क्या हो गया, फायर हो गया। फायर हो गया तो वो किस हैजार्ड्स में आएगा, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स में आएगा। ठीक है। और लास्ट पर आती है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में क्या आएगा, नॉइज पॉल्यूशन आएगा। बेसिकली नॉइज पॉल्यूशन आएगा क्यों, क्योंकि आप इक्विपमेंट के साथ वर्क कर रहे हो, है ना। तो नॉइज वहां क्या होगी, प्रोड्यूस होगी ही होगी। ठीक है। हैवी मशीन्स लगे हुए हैं तो नॉइज क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब नॉइज अगर प्रोड्यूस होगी तो हमें क्या है कि एक लेवल है हमारी, है ना, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज बिटवीन हम क्या कर सकते हैं, हमारी लिसनिंग है। लेकिन अगर मान लो 20 किलो हर्ट्ज तक तो है, लेकिन एक लिमिट के बाद हम क्या क्या होता है कि हमें बर्दाश्त नहीं होता वो साउंड साउंड वेव हमें बर्दाश्त नहीं होता, तो वो नॉइज पॉल्यूशन में आ गई आपकी, है ना, जो हमें सुनने में प्रीति ना लगे, है ना, जो स्वीटनेस ना हो साउंड में। तो उसको उसके लिए भी हमें हमारे लिए क्या है कि उसकी वजह से जो भी एजार्स हो सकते हैं। और उसमें सबसे वाला क्या है कि जो सुनना बंद हो जाएगा किसी का, है ना, हो सकता है मेंटली कोई डिस्टरबेंस हो जाए, है ना, पॉल्यूशन की नॉइज पॉल्यूशन की वजह से। तो उस तरह पॉल्यूशन की वजह से जो भी हैजार्ड्स आपके प्रोड्यूसेस होंगे किसी भी इंडस्ट्री में, तो दे आर कॉल्ड पॉल्यूशन हैजार्ड्स। ठीक है। अब फिजिकल हैजार्ड में अभी हमने डिस्कस किया, फिजिकल हैजार्ड में क्या आएगा, हीट और कोल्ड। ठीक है। हीट एंड कोल्ड। ठीक है। अब हीट की वजह से क्या होगा कि बर्न्स हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, हीट क्रैम्प्स हो सकता है ना। और कोल्ड की वजह से क्या होगा, फुट फुट सोर हो सकती है, इमर्जन फुट हो सकती है, फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है आपकी, है ना, कोल्ड की वजह से। तो प्रिवेंटिंग मेजर्स, ठीक है, जो हमारा प्रिवेंटिंग मेजर्स होगा कि हम क्या करेंगे, रिजनेबल टेम्परेचर क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। किसी भी कहीं पे भी इंडस्ट्री में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो आप नॉर्मली सब जगह देखते होंगे कि एसी प्रोवाइड होती है, टेम्परेचर मेंटेन होती है, वो किसी वजह से कि कहीं पे भी अगर जैसे आपका कहीं हीटिंग वर्क हो रहा है तो वहां पे हीट कोई पर्सन अगर वर्क कर रहा है तो वहां पे कोई हीट स्ट्रोक ना आए, हीट क्रैम्प्स ना आए, ठीक है, बर्न्स ना हो, कोई भी बर्न्स ना हो। अगर ज्यादा हीट होती है तो क्या होता है, बर्न्स आउट होने के भी चांसेस होते हैं। और इसी तरह अगर कोल्ड है
तो हमें वो ध्यान रखना होता है कि एक प्रॉपर प्रिकॉशन के थ्रू अगर हमें जाना भी होता है फ्रोजन एरिया में, तो हमें क्या लेना होता है, एक प्रिकॉशन लेना होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी टेम्परेचर हो, जहाँ पे भी जिस इंडस्ट्री में हम वर्क करें, वो 20 to 25 डिग्री मेंटेन हो। ठीक है, अब हीट एंड कोल्ड फिजिकल हैजार्ड्स में आते हैं, और नॉइज भी क्या आता है, इसी में आता है। फिजिकल जो पॉल्यूशन मैंने कहा, नॉइज पॉल्यूशन, वो भी इसी में आ जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो नॉइज में क्या आती है, टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स हो सकते हैं, ऑडिटरी और नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स। ठीक है, तो ऑडिटरी मतलब बहुत ही ज्यादा साउंड्स है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका इफेक्ट कि आप या तो आप सुनोगे तो काफी लाउड सुनना स्टार्ट कर दोगे, या नहीं तो फिर आप सुनोगे ही नहीं। नॉइज पॉल्यूशन की वजह से यही हो सकता है, अगर आप हमेशा ही एक लेवल से ऊपर, नॉइज लेवल से ऊपर आप वहां पे वर्क कर रहे हो, तो दो ही पॉसिबल्स है, या तो आपकी हियरिंग कैपेसिटी जो है कि आपको कोई अगर तेज बोले, है ना, जैसे सिंपल सा हम ये लगाते हैं कानों में जो है ये वो ईयरडोप्स, या फिर हम वो लगाते हैं, हेडफोन्स वगैरह लगाते हैं, थोड़ी देर तक तो ठीक रहता है ना। लेकिन अगर आप बहुत ही देर तक के लिए आप लगाओगे, नॉइज क्या होती है, वहां ज्यादा नॉइज नहीं होती एकदम। अगर आप माइल्ड नॉइज भी यूज कर रहे हो, लेकिन ईयरडोप्स के साथ यूज कर रहे हो या हेडफोन के साथ यूज कर रहे हो, तो भी आपको क्या आती है, थोड़ी देर के बाद आपको क्या लगता है कि हल्का सा पेन हो रहा है या फिर कुछ इस तरह से, तो हम इतनी देर के लिए यूज ही नहीं करते फिर, है ना। तो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि सोर्स ऑफ नॉइज कैन बी इनक्लोज्ड विद इन एन इंसुलेशन मटेरियल और कंक्रीट वॉल। ठीक है, कि अगर बहुत ही ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन हो रही है, तो जो भी सोर्स की नॉइज है उसको या तो हम इंसुलेटेड मटेरियल के अंदर रखें, या कंक्रीट वॉल के साथ हम उसका क्या करें, उसको सोर्स को बैक आउट करें। ठीक है, और प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि नॉइज किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं कि आपकी मशीन की प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं है ना। तो भी जैसे सिंपल सा है, कार सब ड्राइव करते हो, अगर सर्दियों सॉरी बारिश के बाद जब भी आप कभी यूज करोगे, तो कभी कभी क्या होता है कि एक आवाज आती है ना। क्यों? क्योंकि वहां बारिश की वजह से जो भी ग्रीसिंग पार्ट थी वो आपकी रिमूव हो जाती है, तो वहां पे क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है, और फिर वो वहां पे जब हम यूज करते हैं तो क्या होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो जस्ट लाइक मशीनरी कोई भी रिमूविंग पार्ट कहीं पे भी है, तो अगर वहां पे ग्रीसिंग नहीं होगी, है ना, वहां पे हम ऑयल या ग्रीसिंग जो भी उस पार्ट को नेसेसिटी होना चाहिए वो अगर नहीं होगी, तो वहां पे क्या होगा, एक साउंड आपकी हमेशा प्रोड्यूस होगी। तो इसीलिए हमें मशीन को क्या करना होता है, प्रॉपर मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बाय डिस्टेंस। हम बाय डिस्टेंस मतलब जहाँ पे मशीन आपका है, हम वहां पे ना यूज करके हम क्या करें, थोड़े डिस्टेंस पे हम क्या करें, मेंटेन करें। ठीक है, कि नॉइज आपको कम आपकी जो नॉइज जो भी क्रिएट हो रही है वो आपको कम अमाउंट में वहां पे आपको रिसीव हो। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव अगेंस्ट नॉइज, अभी मैंने कहा था हमने उस दिन किया भी था। तो कानों में क्या होता है कि जहाँ पे हेवी नॉइज होती है, तो वहां पे आपको क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट यूज किए जाते हैं, जैसे हेडफोन्स, है ना, जैसे हेडफोन्स यूज करके आप वहां पे वर्क कर सकते हो, कि जब भी आप वहां जाओ तो वहां पे हेडफोन्स वगैरह यूज करके हम उसका क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सम इक्विपमेंट्स है, ठीक है, सम इक्विपमेंट्स की नॉइज लेवल कितनी है। अब देखो, अगर एयर श्रीजा थोड़ा धीरे, ठीक है, जो नॉइज सोर्सेस हैं, अब जैसे जो इक्विपमेंट्स है वो कितनी नॉइज पॉल्यूट कर रही है, लेवल है एट 3 फीट पे। ठीक है, अगर एयर कूलर होगा तो वो 87 to 94 डेसिबल आपकी क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो नॉइज कंट्रोल ट्रीटमेंट है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एरोडायनामिक, अब इसका जैसे फैन ब्लेड्स, है ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना, पिच को लो कर सकते हैं, है ना, प्रेशर ड्रॉप लो कर सकते, रिवॉल्यूशन पर मिनट इंक्रीज कर सकते हैं, पिच को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, और प्रेशर ड्रॉप को भी क्या करना है, आपने रिड्यूस करना है। उसके बाद आती है कंप्रेसर। कंप्रेसर भी क्या करता है, बहुत तेज आवाज करता है। जब भी आप कंप्रेस किसी भी चीज को करोगे, और किसी भी इंडस्ट्री में आप कहीं पे भी चले जाओगे, तो कंप्रेसर आपका अवेलेबल ही रहता है।
तो ये जो नॉइज पॉल्यूट होती है वो 90 to 120 dB तक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि इंस्टॉल मफलर्स ऑन इनटेक एंड एग्जॉस्ट enclosure the machine with casing, vibration isolation and lagging of piping system, ठीक है। तो अगर हम ये करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर है ना, मोटर पानी चढ़ाने के लिए सबके घर में होता है। तो क्या होता है, मोटर में भी क्या होती है, आवाज होती है ना, और इसकी साउंड लेवल कितनी होती है, 90 to 110 dB, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एकॉस्टिकली लाइंड कवर करेंगे, ठीक है। इनक्लोजर 7 मोटर्स यूज करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसका हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हीटर एंड फर्नेस, फर्नेस में भी क्या होती है, हीटर और फर्नेस ये भी 95 to 110 dB तक साउंड प्रोड्यूस करती है। श्रीजा थोड़ा धीरे बेटा। एकॉस्टिक पैलिनोमस, इनटेक मफलर्स, लाइंड एंड डैम्प डक्ट्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वॉल में क्या होती है, ग्रेड 80 to 108 तक आपकी क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, वाल्व्स कहीं पे भी यूज होगा तो, ठीक है। अवॉइड सोनिक वेलोसिटीज, लिमिट प्रेशर ड्रॉप एंड मास फ्लो, ठीक है। रिप्लेस विद स्पेशल लो नॉइज वॉल्व्स, हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करके प्रॉपर्ली इसका क्या कर सकते हैं, नॉइज लेवल को कम करें, ठीक है। पाइपिंग 9 to 105, इनलाइन साइलेंसर यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन आइसोलेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फिजिकल हैजार्ड में और क्या आएंगे, रेडिएशन, है ना। रेडिएशन में क्या होगा आपका, कि रेडिएशन को 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। किस तरह के रेडिएशन हो सकते हैं, तो एक तो नेचुरल रेडिएशन हो सकता है, अगर हम कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, है ना। और एक होता है आपका मेन, ठीक है। नेचुरल में क्या आ जाती है, कॉस्मिक रेज, है ना, इन्वायरमेंटल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यूरेनियम और ये सारी चीजें। और इंटरनल में क्या आती है, एक और आती है जो पोटेशियम के थ्रू भी क्या होता है आपका, ये नेचुरल रेडिएशन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेन मेड में आता है, जैसे हम एक्सरे कर रहे हैं, है ना, एक्सरे की वजह से भी क्या होती है, मेडिकल में एक्सरे की वजह से भी क्या होती है, रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ठीक है। न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव फॉल आउट, जो भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव जहाँ पे भी होती है, जो वहां पे भी क्या होता है, मेन मेड ही है ये, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये सारे रेडिएशन हैजार्ड्स में आ जाते हैं। अब इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। एक तो सोमेटिक इफेक्ट होती है और एक जेनेटिक इफेक्ट होती है। अब इसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कि रेडिएशन सोर्स शुड बी होस्ट इन अ बिल्डिंग दैट सील्ड एनी सराउंडिंग एरिया, ठीक है। जब भी जहाँ पे भी आप देखते होगे, जहाँ पे भी आपकी इस तरह के, जैसे जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, न्यूक्लियर प्लांट्स है ना, न्यूक्लियर प्लांट्स क्या होती है, सील्ड होती है चारों साइड से, है ना। या तो वो फिर क्या होती है, नीचे नीचे या तो बेसमेंट टाइप बना के हम नीचे बनाते हैं, या फिर उसको हम प्रॉपरली क्या करते हैं, सराउंडेड करते हैं, जिससे कि कोई भी रेडिएशन इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। रेडिएशन बैजेस शुड बी वॉर्न, ठीक है। जब भी हम वहाँ पे कोई भी काम होगा तो वहां पे क्या हो सकती है, कि रेडिएशन बैग जो है वो हमें प्रॉपरली वियर करके वर्क करना है, ठीक है। पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएंगी आपकी, कि आपको कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा उसका, ठीक है। प्रॉपर यूज ऑफ लीड सिल्ड एंड लीड रबर एप्रॉन्स, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रॉपरली हमें क्या करनी चाहिए, इन सारे पीपीई किट को यूज करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम सेफ रह सके और इस हैजार्ड से अपने आप को सेफ रख सके, ठीक है। उसके बाद आता है, रेडिएशन के बाद आपका आता है फायर एक्सप्लोजन, ठीक है। फायर एक्सप्लोजन, फायर एक्सप्लोजन के काउजेस क्या हो सकते हैं, फर्स्ट स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से आपका फायर एक्सप्लोजन हो सकता है किसी भी फैक्ट्री में, यहाँ पे कि अगर हैवी इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे सिंपल आपका पेट्रोल पंप पे देखोगे, वहां सब जगह लिखा होता है कि नो स्मोकिंग नो फायर, है ना। तो स्मोकिंग की वजह से भी क्या हो सकती है, फायर हैजार्ड्स प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट वन आती है डिफेक्टिव हीटिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, कि अगर कोई भी डिफेक्ट है ना, जैसे या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या वायरिंग है,
वहां पे कोई भी डिफेक्ट है, तो उसके वजह से भी आपका क्या हो सकता है, वहां पे रीजन हो सकता है फायर प्रोड्यूस का। एक्सप्लोसिव गैस लीकेज, ठीक है, इनएडिक्वेटेड प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, स्पार्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड इक्विपमेंट्स, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन, ठीक है, टाइप्स। अब इसमें दो चीजें आएंगी जो हम देखेंगे, एक कि हम प्रोटेक्शन कैसे करेंगे और प्रिवेंशन कैसे करेंगे और प्रोटेक्ट कैसे होंगे अपने आप को, अगर कहीं पे भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, हैजार्ड्स अगर प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो हम कैसे अपने आप को सेफ रखें। और टाइप्स ऑफ फायर, कितने टाइप्स ऑफ फायर्स होते हैं, ठीक है, हम फायर्स को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये आगे जो आपका यूनिट है वो उसमें आएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पहले ये लिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स बता के फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फायर एंड एक्सप्लोजन हैजार्ड्स, ठीक है। प्रिवेंशन मेजरमेंट क्या हो सकती है, कि स्मोकिंग हम प्रिवेंट कर दें, है ना, हर एक जगह आप अगर जाओगे तो स्मोकिंग क्या होती है, प्रिवेंशन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इनफ्लेमेबल एटमॉस्फेयर में बी reduces by dilution with gases such as nitrogen, CO2, steam or combustion of these, ठीक है, combination of these. Hazardous operation should be isolates, ठीक है, eliminating the ignition sources, ठीक है, use fire resistance material in construction, ठीक है, और suitable emergency exist and adequate venting. These are the preventive measurements of fire, ठीक है, ये कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक, एक सेकेंड, इसी में और आगे है, कंटिन्यू है। इक्विपमेंट शुड बी डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिकेशन एंड कोड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ऑथोरिटीज, ठीक है, कि जो भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे अगर हम एसी लगाते हैं तो एसी में आप कहीं पे भी देखते होगे तो नॉर्मली हम जो यूज करते हैं घर में 2 वायर्स वो नहीं लगाते उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि उस चीज को ध्यान रखना है कि हम कौन सी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम जैसे सिंपल घर की बात करें तो जहाँ पे हम एसी लगाते हैं पावर प्लग का ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे जो हम पावर प्लग लगाएं, है ना, तो वो कितने का होना चाहिए, आपका 16 एम्पियर या 20 एम्पियर्स का होना चाहिए। लेकिन एक नॉर्मल अगर हम सिंपल पावर प्लग लगाएं जिसमें कि हम चार्जर वगैरह लगा सकते हैं तो वो आपका 5 एम्पियर का भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 एम्पियर वाले पावर प्लग में आप 15 एम्पियर के करंट को फ्लो कराओ तो क्या होगा, डेंजरस है ना। तो इन सब चीजों का हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका केमिकल हैजार्ड। केमिकल हैजार्ड्स में क्या आती है, एक तो सबसे पहले आती है जो भी जो लोकल होती है, एक केमिकल हैजार्ड्स, एक तो लोकल हो गई, है ना, और दूसरा इनहेलेशन। इनहेलेशन में से जैसे गैस आपका हो गया पॉइजनिंग, जो भी पॉइजनस गैस अगर हम इनहेल करते हैं तो उसके थ्रू भी आपकी क्या होती है, केमिकल हैजार्ड प्रोड्यूस होती है। और दूसरा आता है आपका लोकल डर्मेटाइटिस, और जैसे लोकल में क्या होगा, जैसे कैंसर के चांसेस होते हैं, अल्सर के चांसेस होते हैं, और हेलो, हेलो, अक्षय, यस मैम। मैं हाँ जी आवाज मैम। आ रही है हाँ बेटा, जी। हाँ आवाज जी, आ हाँ रही जी, है आ रही मेरी, है। आ रही है मैम। आ रही है, हाँ जी। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल हैजार्ड्स, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, किस इंडस्ट्री में, जहाँ पे कि आपका केमिकल यूज होता है। जैसे आप पेंट, जहाँ पे जैसे पेंट वगैरह बनते हैं, ठीक है, या फिर जैसे दवाइयाँ वगैरह जहाँ पे बनती है ना। जैसे इनहेलेशन में जैसे सीमेंट की फैक्ट्री में वहां पे भी क्या होती है, कैसे फ्यूम्स वगैरह आ जाती हैं, है ना, वो भी आपका क्या आता है, केमिकल हैजार्ड्स में ही आता है, ठीक है।
और केमिकल हेजार्ड्स के जो इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि जो लिविंग टिश्यूज है ना, इट मे बी डिस्ट्रॉयड बाय द केमिकल रिएक्शन। जैसे सिंपल, अगर आपके हाथ पे कुछ केमिकल गिर जाता है तो कभी कभी क्या होता है, जैसे बर्न आउट होने लग जाता है ना, तो उस वजह से क्या हो सकते हैं, लिविंग टिश्यूज जो है वो डैमेज हो सकते हैं। अगर आप इनहेल बहुत ज्यादा कर सकते हो तो डाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम्स आ सकती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है आपकी। ठीक है। अब सोर्स, इफेक्ट एंड प्रिकॉशंस ऑफ केमिकल हेजार्ड। अब किस तरह के सोर्स हैं केमिकल हेजार्ड्स के लिए? ठीक है, फर्स्ट वन आता है आपका जो एक्रीडाइंस। ठीक है, एक्रीडाइंस और फिनोथाइजाइंस। ठीक है, कि अगर ये केमिकल आपका कंटेनमेंट है तो इसके वजह से आपकी जो ऑर्गन इफेक्टेड होगी वो क्या होगी, डर्मेटाइटिस होगी। ठीक है, क्लीननेस है ना, प्रिकॉशन कैसे हो सकती है, क्लीननेस, रिमूवल ऑफ पीपल फ्रॉम द एरिया एज सुन एज फर्स्ट साइन ऑफ स्किन रिएक्शन इज ऑब्जर्व। ठीक है, अगर इस तरह का कोई केमिकल है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, डर्मेटाइटिस जो होती है वो आपको पॉसिबली हो सकती है। तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि उस पर्सन को जैसे ये ऑब्जर्व होता है कि कोई फर्स्ट स्किन रिएक्शन हो रही है तो उस पर्सन को वहां से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव करके हम उसको सेफ रख सकते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म है तो अगर आप क्लोरोफॉर्म के साथ अगर आप वर्क कर रहे हो तो क्या हो सकता है, उससे बेहोश हो जाते हैं, है ना। बहुत सारी मूवी में देखते हैं हम लोग। और जैसे भी जब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो जब प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं तो थोड़ी बहुत ये यूज करते हैं, जो भी जैसे फ्रॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होती हैं तो यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, हैंडल विथ केयर करना है। कि अगर आप केयरफुली हैंडल नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको इसका कुछ इफेक्ट हो, जैसे बेहोश होके गिर गए तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, दैट इज हैजार्ड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, अगर 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 हैवी अमाउंट में आपने इनहेल कर लिया तो हो सकता है आप लाइफ भी आपका डेंजर में चला जाए। तो हैंडल विथ हमें क्या करना है, केयर करना है। ठीक है, वेजिटेबल ड्रग्स लाइक कैप्सिकम एंड पोडोफेलियम। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, डस्ट इवॉल्व करती है। ठीक है, और डस्ट इवॉल्व होंगी तो कहाँ होगा, आईज इफेक्टेड होगा, आपका लंग्स इफेक्टेड होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, गॉगल्स लगाना है। जब भी हम इन केमिकल के साथ, ड्रग के साथ वर्क करें तो हमें क्या करना है, गॉगल्स वियर करके काम करना है। लॉन्ग टर्म यूज फॉर फिल्टर विदाउट क्लीनिंग। ठीक है, डस्ट एक्सप्लोजन, है ना, फिल्टर जब भी सिंपली अगर आप नॉर्मल सी बात, एसी में भी क्या होती है, एक फिल्टर लगी होती है, जब आप उसको फाइंड आउट बाहर निकालोगे तो उसमें क्या होता है, बहुत ही गंद। जब एसी आप क्लीन कराते हो, हर हर साल आपको करानी पड़ती है सर्विसिंग, तो सर्विसिंग किस चीज की कराते हैं, उसी फिल्टर की, उसी को साफ करते हैं। तो अगर विदाउट मतलब इस तरह से, ये तो जस्ट लाइक एग्जाम्पल हो गया है ना, कि अगर हम इसी तरह का कोई फिल्टर है और उसको विदाउट क्लीनिंग अगर हम यूज करते रहे तो क्या हो सकती है, डस्ट एक्सप्लोजन हो सकती है। और रेगुलर, तो इसका जो प्रिवेंशन है वो क्या है, रेगुलर क्लीनिंग। जैसे हम घर में एसी की करते हैं वैसे ही वहां पे भी क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्री में, वहां तो जल्दी होनी चाहिए, यहाँ तो हम एक साल में कराते हैं, वहां तो फ्रिक्वेंटली करानी होती है। ठीक है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, अगर हम क्लीनिंग एजेंट का इम्प्रॉपर यूज करें तो भी क्या हो सकती है, आपको हेजार्ड्स हो सकते हैं, केमिकल हेजार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉलो द एस्टैब्लिश क्लीनिंग प्रोसीड्योर। ठीक है, कैसे हमें एस्टेब्लिश करना है क्लीनिंग प्रोसीड्योर, उसको क्या करना है, फॉलो करना है। जो भी क्लीनिंग प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश होगी उसको फॉलो करना है। वर्किंग विथ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैजार्ड्स ड्यू टू इमिटेड रेडिएशन। इसकी वजह से क्या हो सकती है, रेडिएशन की वजह से हैजार्ड्स हो सकती है। तो लीड कोट आपको क्या करना है, वेयर करके वहां पे प्रोटेक्ट आप अपने आप को कर सकते हो। अंडरग्राउंड टैंक, ठीक है, डिफिकल्टी इन मॉनिटरिंग एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो मिनिमम जो अंडरग्राउंड टेंट है उसको हमें क्या करना है, मिनिमम यूज करना है। ठीक है, अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है उस चीज को। ठीक है, अब प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स क्या होगी, टॉलरेंस लेवल फॉर टॉक्सिक केमिकल बाय फेडरल रेगुलेशन हैज बीन फॉलोड। हर एक हैजार्ड्स के लिए आपका क्या है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। हर एक हैजार्ड्स के लिए आपका क्या है, एक
रेगुलेटरी ऑथोरिटीज है, जहाँ से आपको क्या होती है, जब भी कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है तो वहां पे, या फिर बिटवीन भी, जब इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होगी उसके बाद भी वो रेगुलेटरी ऑथोरिटी क्या करती है, चेक करती है और कुछ रूल्स प्रोवाइड करती है। जैसे हम कहते हैं कि ओएसएचए के थ्रू आपको एक रूल्स और रेगुलेशन दिया गया है, 1942 एक्ट जो हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या एक्ट्स हैं, क्या क्या हम उसको फॉलो कर सकते हैं उसमें से, तो वो आपको क्या है, नेसेसरी है इसको फॉलो करना। ठीक है, कि हम उस रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तभी आपको क्या होगा, तो आप उस लेवल को मेंटेन करना होता है। अगर मेंटेन से ज्यादा होगा तो हो सकता है कि वो आपकी इंडस्ट्री जो है वो बंद भी हो जाए, आपको कुछ चार्जेस देने पड़े, है ना, चार्जेस मतलब पेनल्टी लगाई जाए आपके ऊपर, है ना, तो इस वजह से उस लेवल को मेंटेन करना जरूरी होता है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऑथोरिटीज है और कहाँ कहाँ वो ऑथोरिटीज जो है वो फंक्शनलिटी में है। ठीक है, और स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑल सेफ्टी रेगुलेशंस। ठीक है, जो भी सेफ्टी रेगुलेशंस है उसकी स्ट्रिक्टली क्या हो, वो फॉलो हो। नेक्स्ट आती है आपकी बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। ठीक है, अब बायोलॉजी में तो नाम ही इतने बड़े बड़े ऐसे हैं। ठीक है, अब बायोलॉजिकल हैजार्ड्स कहाँ पे अवेलेबल होगी, जहाँ पे डेयरी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, शुगर केन, जहाँ पे चीनी, बेसिकली चीनी आपकी शुगर क्या कहते हैं हम बनाते हैं, वहां पे जो होती है, इस तरह के हैजार्ड्स जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक है ब्रूसेलोसिस, जो जो इंडस्ट्री डेयरी डेयरी इंडस्ट्री में होती है, बाइसिनोसिस। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, बेगासोसिस, बेगासोसिस। ठीक है, शुगर केन, और लोकोमोटर डिसऑर्डर। ठीक है, तो दीज आर द बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। ठीक है, प्रिवेंट कैसे होगी आपकी, पीरियडिक हेल्थ चेकअप से। सेकेंड वन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से। ठीक है, मैन्युफैक्चरर शुड ऑल्सो प्रोवाइडेड, जो मैन्युफैक्चरर जो प्रोवाइड करेगा, ये फर्स्ट एड फैसिलिटीज, इनिशियल एग्जामिनेशन, फैसिलिटीज फॉर वैक्सीनेशन, रूटीन सैनिटेशन प्रोग्राम। इनके ये जो है ये प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स किसके थ्रू से प्रोवाइड होगी, जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। एक सेकेंड, चलो अब इसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन, किसी भी कहीं पे भी हम अगर वर्क कर रहे हैं तो रिस्क तो है ही, है ना, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे होगी आपकी, है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। वर्क प्लेस को हम क्या कर सकते हैं, वर्क प्लेस को हम की इंस्पेक्शन के थ्रू हो सकती है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इंक्लूडिंग करेंट एक्सपोजर, तो ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और मेथड ऑफ कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग के लिए क्या होगा, जो भी रिस्क फैक्टर है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर रिमूव करेंगे। ठीक है, जो इंजीनियरिंग कंट्रोल है, क्या हो गया ये, लाइट चली गई क्या, हेलो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन के थ्रू भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जनरल हाउसकीपिंग एंड पर्सनल हाइजीन के थ्रू भी ये क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है। ठीक है, कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है आपकी मैकेनिकल हैजार्ड्स। ठीक है, मैकेनिकल हैजार्ड्स जो है वो मोस्टली रीजंस होते हैं कहीं पे भी इंडस्ट्री में जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये कब हो सकती है, कि जब आप केयरलेसनेस हो, अनसेफ कंडीशन में आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, आपको अनसेफ एक्ट कर रहे हो, अनसेफ कंडीशन है और केयरलेसनेस है, तो वहां पे क्या हो सकती है, मैकेनिकल हैजार्ड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये होते क्यों है मोस्टली, है ना, फॉल्ट, अगर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एक्सीडेंट्स आर ड्यू टू फॉल्टी इंस्पेक्शन, कि अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हो लेकिन आपने प्रॉपर वे में इंस्पेक्शन नहीं किया, तो उसकी वजह से मैकेनिकल हैजार्ड्स हो सकते हैं। इनएबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो किसी भी इक्विपमेंट के साथ अगर हम वर्क कर रहे हैं तो वहां जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है वो उस इक्विपमेंट से पूरी तरह से क्या हो, फैमिलियर हो, है ना। अगर
अगर वो उसको ऑपरेट करना नहीं आता है तो फिर वहां पे उस पर्सन के थ्रू क्या हो सकती है, अनसेफ एक्ट हो सकती है और हैजार्ड्स हो सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इनएबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। पुअर डिसिप्लिन, हमने सेफ्टी मेजरमेंट्स हमने लिख दिए, लेकिन जो पर्सन है वो डिसिप्लिन, पुअर डिसिप्लिन कर रहा है, मतलब वो उसको फॉलो अप नहीं कर रहा है। जस्ट लाइक सिंपल सा एग्जांपल है आप लोगों का, जैसे मैंने पीपीटी दी है अभी तक, सब आज कल कर रहे हैं, तो दिस इज पुअर डिसिप्लिन अगर हम आपके रिगार्ड में ले तो, ठीक है। वैसे ही इंडस्ट्री में भी अगर हम कोई चीज फॉलो अप नहीं कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगी, अनसेफ एक्ट होगा, और अनसेफ एक्ट की वजह से वो क्या होगा, मैकेनिकल हैजार्ड आपका क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर हम ध्यान प्रॉपर्ली कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं और प्रॉपर वे में नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज अ लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अनसेफ प्रैक्टिस, मेंटल एंड फिजिकल अनफिटनेस फॉर जॉब, faulty equipment or improper working condition, improper training regarding the safety aspect. So these are the मैकेनिकल की इंडस्ट्री में मैकेनिकल हैजार्ड्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैकेनिकल हैजार्ड्स ही होंगी, तो मैकेनिकल हैजार्ड्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो हम कल कंटिन्यू करके इसको आगे इसको खत्म करके फिर फायर से रिलेटेड जो है, जो भी आपकी क्लासिफिकेशंस हैं, टाइप्स हैं, उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक सेकेंड, अब भाई ये प्रेजेंटेशन कब दोगे? इसमें से बस एक मयंक ने प्रेजेंटेशन दी है, बाकी अक्षय 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 अनुपम 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 हेलो, यस मैम। हाँ भाई, प्रेजेंटेशन कब दोगे बच्चे, ये बताओ। दूंगा मैं तो। कब दोगे हैं? दूंगा तो दूंगे की बात नहीं है ना बेटा, देना तो पड़ेगा ना प्रेजेंटेशन। बिना प्रेजेंटेशन दिए मैं मार्क्स नहीं लगाऊंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, और ये मैं शुरू से ही कह रही हूँ, इस बार मैं मार्क्स नहीं लगाऊंगी किसी के अगर मैम एक प्रेजेंटेशन। बार मेरा टॉपिक बताना, किस टॉपिक पे देनी है मेरे को? अब अभी तक ये पता नहीं है कि आपने किस टॉपिक पे देनी है। अब मैं भूल तो मैम मैं भी पता गई। था, वो भूल गया। हाँ, अब मैं भी भूल गई, बताओ। मैंने तो दे दिया, मैंने लिखा था, कहीं पे ढूंढना पड़ेगा। तो मैम मैंने भी ना कहीं पे नोट कर रखा है वो, चलो मैं ढूंढूंगा एक बार, मुझे हाँ याद ढूंढ लेना, मुझे तो मैंने लिख के तो रखा था कहीं। हाँ कब दोगे? वो आज मैं नोटबुक ढूंढता हूँ, मैंने कहाँ लिखा था, फिर वो मैं कल तक अरेंज करता हूँ कहीं। चंदन चंदन मैम वो असाइनमेंट तो भेज दिया था आपको। ना, असाइनमेंट भेजना है, पीपीटी भी प्रेजेंट करनी है बच्चे। ठीक है मैम, वो कल कर दूंगा फिर, हाँ, तो मैं देखती हूँ कल करते हो कि नहीं करते हो। शुभम, क्योंकि मैम असाइनमेंट बना रहा था मैं कल ना। प्रेजेंट मैम। हाँ जी, कब दोगे आप, कब दोगे प्रेजेंटेशन? मैम फ्राइडे को दे दूंगा मैम। पक्का दे दोगे फ्राइडे को? यस मैम। चलो ठीक है, अगर दे दोगे तो अच्छी बात है ना। दिया करो, देखो टाइमली दिया करो, ऐसे मजा नहीं आता फिर।